जनरल स्टडीज के ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 20 में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड ग्राउंड वाटर। इसका पार्ट 2। पार्ट 1 जो है हम लेक्चर 19 में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमारा मेन टॉपिक जो हमने कवर किया था वो था वेदरिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं लेक्चर नंबर 20 में हम मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मास मूवमेंट हमारी क्या होती है। तो देखते हैं इस लेक्चर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे डिस्कस करने के लिए। फर्स्ट जो है, प्रीवियस लेक्चर 90 में मैंने आपको 2 मिस्ट्री स्लाइड्स दी थी, तो फर्स्ट हम पहली मिस्ट्री स्लाइड का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? देन हम पढ़ेंगे मास मूवमेंट हमारी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट पढ़ेंगे, देन सॉइल क्रीप, सॉइल फ्लो, लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम अपनी मिस्ट्री स्लाइड सेकंड का डिस्कशन करेंगे, देन हम प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज जो है उनका भी डिस्कशन इसी लेक्चर में करेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं हमारी मिस्ट्री स्लाइड 1 क्या थी प्रीवियस लेक्चर में। हमारी मिस्ट्री स्लाइड 1 थी जहां पे मैंने आपको पूछा था मास मूवमेंट का क्या रोल है हमारे ज्योग्राफी में। मास मूवमेंट हमने बहुत पॉपुलरली सुना हुआ है, हिस्ट्री में हमारे जो है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल था हिस्ट्री में हमारे? हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मास मूवमेंट्स हुई थी। कौन कौन से लीडर्स ने करवाई थी? गांधी जी ने करवाई थी, नेहरू जी ने करवाई थी, लाला लाजपत राय ने करवाई थी, और इस तरह बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मास मूवमेंट्स कराई थी। अब इन मास मूवमेंट्स का क्या रेलेवेंस था हमारे हिस्ट्री में? इन मास मूवमेंट्स का रेलेवेंस था फ्रीडम के लिए। इन मास मूवमेंट्स का रेलेवेंस था फ्रीडम में, और हमारे जो भी सोशल इवल्स थे, जो भी हमारे सोशल इवल्स थे उनसे हमें इरेडिकेट करवाने के लिए या उनसे हमें छुटकारा दिलाने के लिए जो थी ये मास मूवमेंट्स कराई जाती थी। क्लियर है? बट मेरा क्वेश्चन ये था, मिस्ट्री यहाँ पे ये थी कि मास मूवमेंट को हम यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, और मास मूवमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे ज्योग्राफी में। तो ये मेरा क्वेश्चन था और यही हमारी मिस्ट्री है। तो इसी मिस्ट्री को हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो देखते हैं कि मास मूवमेंट जो थे वो क्या होते हैं। बेसिकली मास मूवमेंट्स जो है ये आपने देख लेना है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है मास मूवमेंट, मतलब किन्हीं भी दो मासेस का जो मूवमेंट हो रहा है। अब मास जो है वो लोग भी हो सकते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। क्लियर है? प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि अर्थ के स्ट्रक्चर पे जो भी ज्यादा चेंजेस होते हैं, अर्थ के सरफेस पे जो भी हमने फॉर्मेशंस देखी हैं, चाहे वो माउंटेन्स है, चाहे वो प्लेट्यूज है, चाहे वो प्लेन्स है, वो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आते हैं, वो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में आते हैं। क्लियर है? अब ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं इनके अक्रेंस के दो रीजन होते हैं। एक तो होती थी हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस होती थी, और हमारी दूसरी होती थी एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्लियर है? एक्सोजेनिक फोर्सेस होती थी। जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये हमारे अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर पे जो है एक्ट करती हैं, और एंडोजेनिक फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्सेस भी बोलते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं ये हमारे अर्थ के आउटर सरफेस की तरफ को लगती हैं, इसलिए हम इन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोलते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, इनके बारे में हम प्रीवियसली पढ़ चुके थे कि ये स्लो भी होती हैं और ये सडन भी होती हैं। क्लियर है? स्लो एंड सडन होती हैं। अब स्लो मूवमेंट्स में हमारे क्या आते थे? स्लो मूवमेंट्स में हमारे आते थे कॉन्टिनेंट्स फॉर्मेशन आता था, और स्लो मूवमेंट्स में हमारे आते थे माउंटेन फॉर्मेशन। क्लियर है? और सडन मूवमेंट्स में हमारे आते थे वॉल्केनोज आते थे, और हमारे आते थे अर्थक्वेक्स आते थे। क्लियर है? ये तो बात होगी हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस की। बट हमने प्रीवियसली जिस लेक्चर में वेदरिंग को डिस्कस किया वो हमने देखा था हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है, वो हमारे एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर आता है। तो हमारा जो मास मूवमेंट है वो भी एक्सोजेनिक फोर्स का ही हिस्सा है। क्लियर है? अब देखते हैं वो एक्सोजेनिक फोर्स का हिस्सा किस तरह से है। तो हमने देखा कि एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं वो अर्थ के आउटर सरफेस के ऊपर या एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर लगती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो हमारे अर्थ के आउटर सरफेस के ऊपर लगती हैं, और ये एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं इनकी वजह से हमारे अर्थ के सरफेस पे डेन्यूडेशन होती है। हमारे अर्थ के सरफेस पे डेन्यूडेशन होती है। अब डेन्यूडेशन किन से मिलके बनी है? डेन्यूडेशन में हमारा वेदरिंग भी आता है और हमारा इरोजन भी आता है। वेदरिंग भी आता है और हमारा इरोजन भी आता है। क्लियर है? अब ये वेदरिंग और इरोजन का जो मेन ड्राइविंग एजेंट्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ा था। वो हमारे होते थे, विंड होती थी, वाटर होता था, पानी होता था, टेम्परेचर होता था, ग्रेविटी हो सकती थी, और या हमारे डिफरेंट काइंड के स्ट्रेसेस होते थे जिनकी वजह से हमारी वेदरिंग या इरोजन जो थी वो होती थी। क्लियर है? अब ये वेदरिंग और इरोजन की वजह से क्या होता है? उसकी वजह से होती है मास मूवमेंट। क्लियर है? अब मास मूवमेंट जो है इसका भी बहुत ज्यादा रोल है हमारे अर्थ के जियोमॉर्फिक
जियोमॉर्फिक चेंजेस के लिए। जियोमॉर्फिक चेंजेस जो भी हमारे अर्थ के ऊपर हो रहे हैं उसमें जो है मास मूवमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब मैं आपको मास मूवमेंट का एक पर्टिकुलर बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल दे देती हूँ। उसमें आते हैं हमारे लैंडस्लाइड, उसमें आते हैं हमारे लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स के बारे में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। रिसेंटली भी इसके बारे में बहुत ज्यादा न्यूज में आया था कि बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए थे हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्टर्न घाट्स वाले एरियाज में या हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए थे। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं मास मूवमेंट के बारे में कि मास मूवमेंट हमारी क्या होती है। तो अब देख लेते हैं हमारी मास मूवमेंट के बारे में कि मास मूवमेंट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। तो मास मूवमेंट के बारे में लिखा है मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मूवमेंट होती है वेदर्ड मटेरियल की, वेदर्ड मटेरियल की जो मूवमेंट होगी डाउन द स्लोप ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कोई हिली टेरेन ले ली है, कोई हिली सरफेस है। अब यहाँ पे कोई रॉक का मटेरियल पड़ा है, वो स्लोप, ये स्लोप है हमारी, स्लोप के नीचे मूव करेगी। पर ये मूव किसकी वजह से करती है हमें पता है, कोई भी चीज जो है वो हमारे अर्थ की तरफ को ग्रेविटी की वजह से आती है या भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। तो हमारे जो मास मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है न्यूटन का। सबसे बड़ा रोल है न्यूटन का, जिन्होंने हमारे ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को दिया था। मास मूवमेंट में जो सबसे प्राइमरी रोल रहेगा या सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारी ग्रेविटी का। क्लियर है। आपने दिमाग में डाल लेना है, ग्रेविटी का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है हमारे मास मूवमेंट के लिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट लिखा है मास मूवमेंट कैन बी स्लो और फास्ट। मास मूवमेंट स्लो भी हो सकती है और हमारी फास्ट भी हो सकती है। क्लियर है। अब नोट यहाँ पे देख लेते हैं क्या नोट लिखा है। नोट में लिखा है मास मूवमेंट डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। मास मूवमेंट हमारी स्लोप के ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है कि ग्रेडियंट क्या होगा हमारी स्लोप का। वेट ऑफ वेदर्ड मटेरियल, मटेरियल जो भी हमारा वेदर्ड मटेरियल है, जो भी मटेरियल ब्रेक हुआ है या वेदर्ड है, उसका वेट क्या है, और मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। क्लियर है। अब इन तीनों चीजों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके बोलने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको लिखा था मास मूवमेंट डिपेंड अपॉन द ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक हिली टेरेन ली है। क्लियर है। अब हमने देखा कि जितना कम किसी का स्लोप होगा, अगर यहाँ पे हम स्लोप की बात करें, स्टीपनेस की बात करें, तो ये ऑलमोस्ट प्लेन सा ही है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो इसकी स्लोप जो है इस माउंटेन के कंपैरिजन में कम है। तो अगर यहाँ पे कोई रॉक है और यहाँ पे कोई रॉक है, तो कौन सी रॉक जो है जल्दी से रोल आउट करेगी? तो ये वाली जो है जल्दी रोल आउट करेगी, क्योंकि इसको सडन सडन स्टीपनेस मिली है, सडन स्लोप जो है वो मिली है। तो हमारा जो ग्रेडियंट है स्लोप का, उस पर डिपेंड करेगा हमारी मास मूवमेंट। नेक्स्ट है वेट ऑफ वेदर्ड मटेरियल। कोई भी अगर हल्की चीज है, कोई भी हल्की चीज है, तो वो इजिली कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती है, कहीं पे भी इजिली स्टेबल होएगी। बट कोई भी अगर जिस चीज का वेट ज्यादा है, तो वो अपना वेट जो है उसको समेट नहीं पाती है, उसको संभाल नहीं पाएगी, और वो इजीली रोल हो जाएगी, और वो जो है उसकी वजह से मूवमेंट हो जाता है, और इसको हम मास मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर। अगर किसी चीज में ड्राइनेस ज्यादा है, कोई चीज ड्राई ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर कोई चीज मॉइस्चर उसके बीच में है, तो वो इजीली उसके ऊपर से स्लिप कर जाएगी। अब इजीली स्लिप कर जाएगी तो वहां पे भी मास मूवमेंट हमारा ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ नोट में लिखी है कि ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, अगर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप हमारा ज्यादा है, तो और जो हमारा वेट है वेदर्ड मटेरियल का वो भी हमारा ज्यादा है, या हमारा मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो हमारा मास मूवमेंट उतनी ही ज्यादा जल्दी होगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो ओरिजिनेट होता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि क्या वेदरिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उसके बाद ही मास मूवमेंट होगा? तो इसका आंसर है नो। इसका आंसर है नहीं। वेदरिंग जो है एक इंपॉर्टेंट या नेसेसरी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से हमारा मास मूवमेंट होगा। बट अगर हमारी वेदरिंग हुई है तो हमारी मास मूवमेंट जो है वो इजीली हो जाती है। अब एक चीज मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, वो चीज ये है, जो हमारी मास मूवमेंट है ये हमारी ग्रेविटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ये हमारी ग्रेविटी पे डिपेंड करती है। बाकी अदर जियोमॉर्फिक एजेंट्स का, अदर जियोमॉर्फिक एजेंट्स का इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। तो हमारे अदर जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन से होते हैं? हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हुए जैसे विंड हो गई, वाटर हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, या ये सब चीजें जो भी है हमारी, ये हमारी जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो गई। बट सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करती हैं, बट इनका रोल सेकेंडरी या टर्शरी हो सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मास मूवमेंट में रहता है वो रहता है हमारे ग्रेविटी का। क्लियर है।
अब एक मैं आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता देती हूँ। जब हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमारी रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, जब हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी, तब हमारा मास मूवमेंट होगा। अब यहाँ पे हम कौन से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कोई भी माउंटेन सरफेस है, वहां पे कोई रॉक प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में अपना एक रेजिस्टेंस होगा, मतलब इस रॉक का अपना एक रेजिस्टेंस होगा कि ये मूव नहीं करेगी। क्लियर है। बट अगर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस रेजिस्टेंस से ज्यादा हुई तो मास मूवमेंट होगा। अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो रेजिस्टेंस से कम हुई, मतलब हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ और ग्रेविटी कम जो है, उसका फोर्स कम एक्ट कर रहा है, तो हमारा मास मूवमेंट जो है उस केस में नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे मास मूवमेंट का हम मोस्टली कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि मास मूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। मोस्टली यहाँ पे सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, बट अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से उसको सुन लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने पढ़ा था एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, वहां पे डेन्यूडेशन होता है, डिफरेंट तरह के हमारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारे सरफेस के ऊपर डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स का ओरिजिनेशन होता है। क्लियर है। बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम डिफरेंट डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनके केस में कौन कौन सी जो ड्राइविंग फोर्सेस है, कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्सेस एक्ट करती हैं। क्लियर है। अब फर्स्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, उसमें वेदरिंग होता है, हमारा इरोजन होता है, देन हमारा डिपोजिशन उस केस में था। क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके केस में कौन कौन सी ड्राइविंग फोर्स एक्ट करती है। अब हमारी ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ड्राइविंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से कोई भी प्रोसेस हमारी पॉसिबल है। क्लियर है। तो फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है वो है हमारी वेदरिंग की प्रोसेस। वेदरिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई सरफेस ब्रेक हो जाता है, कोई भी सरफेस ब्रोकन है और वो डिसॉल्व हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो है वेदरिंग होती है। तो देखते हैं वेदरिंग के केस में कौन सी डिफरेंट ड्राइविंग फोर्स जो है हमारी एक्ट करती है। तो फर्स्ट हमारी जो होती है, या तो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगी, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस होते हैं, या कोई भी केमिकल एक्शंस होंगे, ये हमारी ड्राइविंग फोर्सेस हैं वेदरिंग के केस में। नेक्स्ट हम अपना डेन्यूडेशनल प्रोसेस देख लेते हैं। नेक्स्ट डेन्यूडेशनल प्रोसेस है हमारा मास मूवमेंट्स है। इसके केस में हम अपना ड्राइविंग फोर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक ही ड्राइविंग फोर्स दिया गया है, वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है हमारे मास मूवमेंट में। क्लियर है। थर्ड जो हमारी डेन्यूडेशनल प्रोसेस है वो है हमारी इरोजन, और हमारी या तो उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। यहाँ पे जो हमारी मेन ड्राइविंग फोर्स है वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेदरिंग की प्रोसेस में हमारा मेन ड्राइविंग फोर्स कौन सी होती है, या हमारे मास मूवमेंट के केस में मेन ड्राइविंग फोर्स कौन सी रहेगी, या हमारा इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वहां पे हमारी कौन सी मेन प्रोसेस रहती है। तो हमें ये पता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, काइनेटिक एनर्जी मोस्टली हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होती है। जब भी किसी चीज का मूवमेंट होता है तब हमारी काइनेटिक फोर्स जो है वो एक्ट करती है। तो इरोजन के केस में या ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमारे मटेरियल्स का जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो यहाँ पे काइनेटिक फोर्स लगेगी। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैम फिर तो मास मूवमेंट के केस में भी मूवमेंट हो रही है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक फोर्स लगनी चाहिए। यहाँ पे भी काइनेटिक फोर्स लगती है या यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी लगती है, बट मैंने आपको बताया कि सारी के सारी फोर्सेस, सारे के सारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी हो जाते हैं। यहाँ पे मास मूवमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जिस फोर्स का, वो है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखेंगे अपने टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट के बारे में, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मास मूवमेंट्स जो है वो होते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे सॉइल क्रीप के बारे में। सॉइल तो आपको पता है क्या होता है। सॉइल मतलब मिट्टी। सॉइल हुई हमारी मिट्टी हुई, मिट्टी को बोलते हैं सॉइल। और क्रीप का मतलब होता है कोई भी चीज जब रेंगती हो, कोई भी चीज अगर रेंग रही हो तो उसको हम बोलेंगे क्रीप कर रहा है। आपने सुना होगा क्रीपी क्रॉलीज के बारे में। तो इसका मतलब है हमारी सॉइल जो है वो रेंग रही है। तो पहली बात तो ये, अगर कोई चीज रेंग रही है तो उसकी स्पीड होगी कम, उसकी स्पीड कम है उसकी, तो ये इसका मतलब सॉइल क्रीप जो है हमारा स्लो मूवमेंट्स के अंदर आता है। सॉइल क्रीप जो है हमारा स्लो मूवमेंट्स के अंदर आएगा। क्लियर है। अब होता क्या है, अब जैसे कोई भी यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, कोई भी एक स्लोपी एरिया है या कोई भी माउंटेनियस एरिया आप ले लीजिए।
क्लियर है? या नीचे यहाँ पे आपको रोड दिखाई गई है। तो होता क्या है कि जब भी आपने देखा हो वहां पे कोई पेड़ है या वहां पे कोई भी ऐसे बिजली के इलेक्ट्रिसिटी के आपके खंभे लगा रखे होते हैं या कोई भी चीज है, तो वो सारे के सारे नीचे की तरफ वो झुके हुए होते हैं। वो नीचे की तरफ को क्यों झुके हुए होते हैं? उसका रीजन ये है कि नीचे वाली जो सॉइल है वो धीरे धीरे हमारी मूव कर रही है। उसका मूवमेंट इतना ज्यादा स्लो होता है कि आप इजीली उसको बता नहीं सकते, बट आप उसको 10 साल या 20 साल या 25 साल या 50 साल के बाद उसका डिफरेंस बता सकते हो कि यहाँ पे सॉइल का मूवमेंट हुआ है। क्लियर है? तो इसको हम बोलेंगे सॉइल क्रीप। क्लियर है? तो ये भी हमारा मास मूवमेंट के अंदर आता है, जहां पे हमारी सॉइल जो है वो मूव कर रही है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं सॉइल क्रीप के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सॉइल क्रीप के अंदर है, इट इज वेरी स्लो। मैंने आपको बताया क्योंकि क्रीपिंग है, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, तो रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ही उनकी मूवमेंट स्लो होती है, तो उस तरह से आप याद रखेंगे कि ये एक स्लो मूवमेंट है। इट इज हार्डली नोटिसेबल। क्लियर है? ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये हार्डली नोटिसेबल है, इसको आप इजीली नोट नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन द स्लोप इज जेंटल। स्पेशली कब? जब स्लोप आपकी जेंटल है। जेंटल का मतलब है उसके अंदर ढलान कम है। क्लियर है? कॉमन इन डैम सॉइल where water act as a lubricant so that individual particles move over each other and over the underlying rocks। उन्होंने बोला कि ऐसे एरिया में आप इसको इजीली नोटिस कर सकते हो जहां पे आपकी सॉइल जो है उसमें वाटर कंटेंट जो है वो हायर है। क्लियर है? यहाँ पे इसका मतलब यही है। तो आपने बस यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि सॉइल क्रीप जो है एक मास मूवमेंट का टाइप है। दूसरा ये कि ये स्लो मूवमेंट्स के अंदर आता है, ये स्लो मूवमेंट्स के अंदर आता है। क्लियर है? यहाँ पे भी आपको जो है सॉइल क्रीप के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी आपको सॉइल क्रीप के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे बारिश पड़ रही है, तो यहाँ से ये निकल के चला गया। ये तो आपको बहुत फास्ट दिखाया गया है, बहुत टाइम लैप्स जो है इसमें लिया गया है। अगर आप इसको थोड़े से टाइम स्पेन पे देखेंगे तो आप इजीली इसकी मूवमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप इसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स या फिर आप डिकेड्स को लें या फिर 20 ईयर्स को लें या 50 ईयर्स को लें, तो आप इसकी मूवमेंट को अगर आप ड्रॉ करें तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो है सॉइल क्रीप हुआ था। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लो मूवमेंट का टाइप है, नेक्स्ट जो हमारा मास मूवमेंट का टाइप है वो है हमारा सॉइल फ्लो, और इसको बोलते हैं सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन भी इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं सॉइल फ्लो। अब इसका नाम सॉइल फ्लो क्यों है और सॉइल फ्लो हमारा क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमें पता है फ्लो क्या करता है। फ्लो हमारा करता है वाटर हमारा फ्लो करता है, बट इसको बोला है सॉइल फ्लो। इसका मतलब अब वाटर की जगह पे हमारी सॉइल जो है वो फ्लो कर रही है, पानी की तरह हमारी जो है मिट्टी फ्लो कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे सॉइल फ्लो या सॉलिफ्लक्शन। क्लियर है? देखिए इस तरह से हमारा पानी निकलता है तो हम बोलते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है, हमारा वाटर फ्लो हो रहा है। बट अगर इसी तरह से हमारी सॉइल फ्लो करे तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा सॉइल फ्लो हो रहा है। सॉइल फ्लो के बारे में हम देख लेते हैं, तो इनके बारे में लिखा है अकर्स व्हेन द सॉइल इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर। मतलब जो सॉइल है हमारी मिट्टी है वो कंप्लीटली वाटर से सैचुरेट हो चुकी है और मिट्टी और पानी के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं चल रहा। कई बार आपने देखा होगा कि आपके टैप में मिट्टी वाला पानी आता है, ठीक है, वो भी एक सॉइल फ्लो का टाइप है। क्लियर है? जब आप मिट्टी और पानी के बीच में डिफरेंशिएट ही ना कर पाओ, उन दोनों को सेपरेट ही ना कर पाओ, तो उसको हम सॉइल फ्लो बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल सस्पेंड्स इन वाटर एंड मूव इजिली ओवर वन अनदर एंड ऑल्सो ओवर द अंडरलाइंग रॉक। मतलब वाटर इतना ज्यादा सेचुरेट हो गया है कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब जो भी मिट्टी का पार्टिकल है वो इजिली वाटर के बीच में सस्पेंड हो गया है कि हम वाटर और मिट्टी के बीच में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। हेयर सॉइल एक्ट्स लाइक वाटर एंड स्टार्ट मूविंग ओवर। और यहाँ पे जो हमारी सॉइल है वो वाटर की तरह एक्ट करती है। क्लियर है? अभी एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम नोट क्या है, आयरलैंड में इन फ्लोज को हम बॉग बस्ट भी बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉग बस्ट क्या होते हैं। तो बॉग बस्ट जो है हमारे सॉइल फ्लो होते हैं, और ये सॉइल फ्लो कौन सी एरिया में होते हैं? ये सॉइल फ्लो होते हैं हमारे आयरलैंड में। ठीक है, बॉग बस्ट आपने याद रखना है। अब आगे चलते हैं, सॉइल फ्लो के बारे में देखते हैं। सॉइल फ्लो के बारे में और क्या दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्टोग्राफ दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, जहां पे आपको सॉइल फ्लो बताया है कि सॉइल फ्लो कैसा होता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि सॉइल के बड़े बड़े लम्प्स और स्टोन्स भी उसके साथ फ्लो कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर पानी की इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो गई है कि वो अपने साथ मिट्टी को बहा के ले गया है और साथ में पत्थरों को भी उसने बहा लिया है। क्लियर है? इस पिक्चर से आपको सॉइल फ्लो जो है कंप्लीटली अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं लैंडस्लाइड के ऊपर। लैंडस्लाइड को हम स्लम्पिंग और स्लाइडिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे आपको लैंडस्लाइड दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप लैंडस्लाइड की मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं। आप मैग्नीट्यूड को देखिए तो ये एकदम सडन मूवमेंट है।
सडन मूवमेंट है, तो ये आती है हमारी लैंडस्लाइड आती है हमारी फास्ट मूवमेंट्स के अंदर, या इनको हम सडन मूवमेंट्स भी बोलेंगे। ये स्लो मूवमेंट्स के अंदर नहीं आती है। और लैंडस्लाइड भी जो है वो हमारे मास मूवमेंट का एक टाइप है, मास मूवमेंट का एक टाइप है। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम लैंडस्लाइड में हम क्या क्या चीजें जो है वो देखने जा रहे हैं। लैंडस्लाइड जो है दैट कम्स अंडर रैपिड मूवमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया रैपिड मूवमेंट्स के अंदर आते हैं। आप मैग्नीट्यूड ही देख लीजिए इस पिक्चर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि लैंडस्लाइड जो है हमारे रैपिड मूवमेंट्स होते हैं। ये ऐसे नहीं आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रैपिड मूवमेंट्स है ये स्लो मूवमेंट्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकर्स व्हेन लार्ज मास ऑफ सॉइल और रॉक फॉल सडनली, मतलब सडनली मतलब एकदम से कोई भी सॉइल का मास या रॉक का मास एकदम से नीचे गिर जाए, तब हमारे लैंडस्लाइड्स होते हैं। दे में अकर ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड रिजल्ट्स, ये नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकते हैं, मतलब अर्थक्वेक हो गया, या फिर कोई भी हमारी कभी कभी लैंड कच्ची हो जाती है उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मैनमेड रिजल्ट्स की वजह से भी क्या हो सकता है? वो मैनमेड रिजल्ट्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, कि मतलब हम अपने पर्पसेस के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हमारे जो है लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। या हमने जो डिफरेंट तरह के डैम्स बनाते हैं या रेजर्वॉयर्स बनाते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत सारे मैनमेड चीजें भी हैं जिनकी वजह से हमारे जो है लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। दे मोस्ट ऑफन दे अकर ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेन वाटर, ये मोस्टली किसकी वजह से होते हैं? ये हमारे रेन वाटर की वजह से भी होते हैं। अब आपको पता है हमारी कंट्री में जो एवलांचेस होते हैं या लैंडस्लाइड्स होते हैं बहुत जल्दी जो है आते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल बहुत सारी न्यूज में ये आया था कि हिमाचल में, उत्तराखंड में, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, रॉक डेब्रिस जो थे वो फॉल हुए थे। आपने इसके बारे में सुना होगा। अब आपको ये पता है कि ये लैंडस्लाइड्स होते क्यों हैं? ये लैंडस्लाइड्स का मेन जो रीजन है वो ये है टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। जो हमारा एरिया टेक्टोनिकली एक्टिव होता है, जो एरिया हमारा टेक्टोनिकली एक्टिव होता है वहां पे ज्यादा लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस के केसेस होते हैं। तो हमारा हिमालयन एरिया जो है वो टेक्टोनिकली ज्यादा एक्टिव है, टेक्टोनिकली ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वहां पे लैंडस्लाइड्स के और जो हमारे रॉक डेब्रिस के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा जो रीजन ये है कि वहां पे हमारे अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हैं, अनकंसोलिडेटेड रॉक्स हैं हमारे। क्लियर है? अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, उनके बीच में जो है फ्रैक्चर्स हैं, तो उनकी वजह से भी हमारे जो है लैंडस्लाइड्स या हमारे रॉक डेब्रिस का फॉल होता है। अब दूसरा एरिया जो आता है हमारा मोस्ट फ्रेजाइल एरिया वो होता है हमारा वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, दूसरा एरिया जो है मोस्ट फेमस वो है हमारा वेस्टर्न घाट्स का। ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया जो है ये टेक्टोनिकली स्टेबल है, ये टेक्टोनिकली स्टेबल है। बट फिर यहाँ पे हमारे मोस्टली लैंडस्लाइड या एवलांचेस क्यों आते हैं? तो उसका रीजन है हमारी स्लोप। वहां पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, उसका जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा है, इसलिए हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे भी हमारे बहुत सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। ये भी हमारे लैंडस्लाइड की आपको एग्जांपल दी गई है जहां पे रॉक्स हमारी फॉल कर रही हैं पहाड़ों से। दूसरा यहाँ पे आपको मेन दिखाई गई है जो किन्नौर में इंसिडेंट हुआ था जहां पे रॉक्स हमारे फॉल किए थे और ये आयरन ब्रिज जो है हमारा कोलैप्स कर गया था रॉक्स की वजह से, और इसके केस में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। नेक्स्ट जो है हमारी सेकंड मिस्ट्री स्लाइड है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड मिस्ट्री स्लाइड जो थी वहां पे मैंने आपको पूछा था वेदरिंग और इरोजन जो है दोनों डेन्यूडेशन प्रोसेस के अंदर आते हैं। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा ही काम है कि सरफेस को टेयर करना है, मतलब सरफेस को तोड़ना है, उनका काम यही है, सरफेस को ब्रेक करना है और डिसइंटीग्रेट करना है, और डिसइंटीग्रेट करना है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे हम इस मिस्ट्री को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। वेदरिंग जो होती है, आपको मैं फर्स्ट चीज बता दूं, वेदरिंग के केस में क्या होता है कि कोई भी हमारा मटेरियल है, कोई भी हमारी रॉक है, उसका डिसइंटीग्रेशन जो हो रहा है उसी जगह पे हो रहा है। मतलब कोई भी एक जगह है उसी पे उसका ब्रेकेज होगी, उसी पे वो डिसॉल्व करेगा। क्लियर है? वेयरएज इरोजन के केस में क्या होता है, हमारे डिफरेंट इरोजनल एजेंट्स होते हैं या हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जैसे विंड हो गई, वाटर हो गई। क्लियर है? तो वो हम क्या करते हैं, अपने साथ मटेरियल को फ्लो करके ले जाते हैं। इसके केस में, इरोजन के केस में हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट। इरोजन के केस में हमारी होती है डिस्प्लेसमेंट, वेयरएज वो डिस्प्लेसमेंट जो है वेदरिंग के केस में एब्सेंट है। वो डिस्प्लेसमेंट जो है वेदरिंग के केस में एब्सेंट है। क्लियर है? तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अदरवाइज दोनों जो है
उनका प्रिंसिपल सेम है, उनका जो है मेन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बस एक यही है कि ये अपने ही सरफेस पे होता है और वहां के केस में डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर है? अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मास मूवमेंट? मास मूवमेंट का अदर नेम क्या है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है ए मास वेस्टिंग, सेकंड दे रखा है बी लैंडस्लाइड, सी ऑप्शन है सॉइल फ्लो और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। क्लियर है? अब हमने मास मूवमेंट के डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, सॉइल क्रीप होती है, सॉइल फ्लो होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो नन ऑफ द अबव तो इसका आंसर हो नहीं सकता। क्लियर है? क्योंकि ये दोनों हमें ऑप्शन तो दे रखे हैं। तो क्या मास मूवमेंट का अदर नेम लैंडस्लाइड है या स्लो फ्लो है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो टाइप्स है, ये तो टाइप्स है मास फ्लो के या मास मूवमेंट के। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो है हमारा आंसर फॉर द मास मूवमेंट की अदर नेम जो है मास मूवमेंट का, दैट इज हमारा मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग उसको बोलते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज असेंशियल फॉर मास मूवमेंट? मास मूवमेंट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो असेंशियल है? क्लियर है? तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है हमारा ग्रेविटी, ऑप्शन बी जो है हमारा कोहेजन है, ऑप्शन सी जो है एडवेक्शन है, ऑप्शन डी जो है वाटर है। अब आप अपनी लेक्चर को यहीं पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है, मैंने आपको बताया था कि मास मूवमेंट के केस में सारी की सारी फोर्सेस जो है सेकेंडरी है, टर्शरी है, बट जो प्राइमरी फोर्स है वो है हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ग्रेविटी is the main component essential for the mass movement. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रैपिड रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रीज। मतलब रैपिड रोलिंग, रैपिड मतलब फास्ट मूवमेंट हो रही है, एंड स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रीज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मास इज नोन एज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैपिड रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रीज, अर्थ की डेब्रीज के बारे में बोला है। और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए डेब्रिज स्लाइड, बी दे रखा है स्लम्प, सी दे रखा है रॉक स्लाइड एंड डी दे रखा है मड फ्लो। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, बहुत बार ऐसा होता है हमारे क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया गया होता है, तो सेम इस क्वेश्चन के साथ भी वैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए रैपिड रोलिंग एंड स्लाइडिंग ऑफ अर्थ डेब्रीज, अर्थ की डेब्रीज के बारे में बात किया गया है। अगर अर्थ यहाँ पे ऑप्शन में आपको लिखा होता है डेब्रीज क्रीप, अगर डेब्रीज क्रीप के बारे में लिखा होता है तो क्रीप से आप समझ जाते कि स्लो मूवमेंट है, तो आपका जो फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का वो नेगेट हो जाता। बट यहाँ पे आपको बोला है रैपिड रोलिंग है, तो स्लाइड आपको पता है, स्लाइड एक रैपिड मूवमेंट है, स्लाइड एक रैपिड मूवमेंट है। और अगर डेब्रीज का इन्होंने बोला है डेब्रीज का रैपिड मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए कि डेब्रीज स्लाइड जो है वो हमारी रैपिड मूवमेंट भी है, रैपिड रोलिंग भी होती है और वो अर्थ के डेब्रीज का मूवमेंट भी है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप कॉमन सेंस से भी जो है अपना आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच कैटेगरी डेब्रीज एवलांचेस, इन विच कैटेगरी डेब्रीज एवलांचेस आर इंक्लूडेड? कौन सी कैटेगरी में डेब्रीज एवलांचेस जो है उनको इंक्लूड किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा है रैपिड मास मूवमेंट्स, ऑप्शन बी है हमारा स्लो मास मूवमेंट्स, ऑप्शन सी है हमारा लैंडस्लाइड एंड ऑप्शन डी है हमारा सबसिडेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए कि डेब्रीज एवलांचेस जो है हमारे सडन मूवमेंट्स के अंदर आते हैं और हमारे सडन मूवमेंट जो होते हैं वो रैपिड मास मूवमेंट्स हैं। ठीक है, सडन मतलब जो एकदम से हो जाए और रैपिड का मतलब है जो एकदम से हो जाए, तो हमारे डेब्रीज एवलांचेस जो है वो रैपिड मास मूवमेंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेदरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? मतलब वेदरिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो किस चीज के लिए है? तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ऑप्शन सी दे रखा है हमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली बताया भी था कि अगर वेदरिंग होके मटेरियल वो अपने साथ बहा कर ले जाए तब तो ठीक है, अगर वो उसी जगह पे रहे तो वहीं पे वो सॉइल की फॉर्मेशन ले लेता है और उस सॉइल को हम बोलते थे रेगोलिथ। तो वेदरिंग का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारी सॉइल की फॉर्मेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे पांचों के पांचों क्वेश्चन जो है फिनिश होते हैं।